प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी की पाठ्यपुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। वीडियो के पहले 3 भाग में हम लोगों ने मानव भूगोल क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और साथ में उसके क्षेत्र, उपक्षेत्र तथा दूसरे विषयों के साथ अंतर संबंध पर चर्चा किए हैं। इस भाग में हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिससे कि इस पाठ की पुनरावृत्ति भी हो जाए और साथ में परीक्षा की तैयारी भी आपकी चलती रहे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, दिया गया है दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। और पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किस विद्वान को कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? भूगोल का जनक, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो यहाँ एक ऑप्शन है हिकैटियस, दूसरा है हेरोडोटस, तीसरा इरेटास्थनीज और चौथा है थेल्स। तो इसमें सही उत्तर है इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज जो यूनान के, ग्रीक के रहने वाले थे और इनकी पुस्तक का नाम है ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया जिसे भूगोल का वेद कहा जाता है। इन्होंने उसमें पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत जगहों पर आपको फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में हिकैटियस का नाम भी मिलेगा। ये भी इरेटास्थनीज की तरह प्राचीन समय में यूनान के रहने वाले थे और इनकी पुस्तक का नाम है जस पेरियोडस। जस पेरियोडस, इन्होंने अपनी पुस्तक में पहली बार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन, सिस्टमेटिक स्टडी किया था, प्रस्तुत किया था। अतः बहुत जगहों पर इनका भी नाम फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में मिलेगा, लेकिन आपको परीक्षा में इरेटास्थनीज का नाम बनाना है। इन्होंने पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ज्योग्राफी जी दो शब्दों के मिलने से बना है, जिसको हम लोगों ने पहले देखा है, जियो और ग्राफी, जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। हेरोडोटस का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ये भी यूनान के रहने वाले थे और ज्योग्राफी के विकास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने पहली बार डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था और डेल्टा के बारे में बताया था। नील नदी की डेल्टा को खोजा था और डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। वैसे ये इतिहास वेता के रूप में जाने जाते हैं और इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। थेल्स, जिनका गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन भूगोल में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इरेटास्थनीज के साथ साथ थेल्स को गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। गणितीय भूगोल, जियोडेसी, फाउंडर ऑफ जियोडेसी कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहते हैं? अभी हम लोगों ने क्या देखा, भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी ओवरऑल प्राचीन काल में थे, यूनान में थे। अब यहाँ पूछ रहा है आधुनिक भूगोल का संस्थापक, मॉडर्न ज्योग्राफी का फाउंडर कौन था, संस्थापक कौन था, किन्हें कहते हैं? तो वास्तव में आधुनिक भूगोल की शुरुआत जर्मनी में हुई थी और जर्मनी के विद्वान एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो ए ऑप्शन में है, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का फाउंडर कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। इनके साथ साथ जर्मनी के एक और विद्वान हुए, कार्ल रिटर। तो हम्बोल्ट के साथ साथ कार्ल रिटर को भी आधुनिक भूगोल का फाउंडर, संस्थापक कहा जाता है। इन दोनों ने साथ साथ रहकर, दोनों समकालीन थे, आधुनिक भूगोल की शुरुआत की और इनके द्वारा शुरू किया गया भूगोल भौतिक भूगोल पर्यावरणवाद के रूप में जाना जाता है। इसमें एक ऑप्शन है फ्रेडरिक रैटजल का, ये भी जर्मनी के थे। इनके योगदान को हम लोग आगे देखेंगे। कुमारी एलन सैंपल, ये यूएसए की थी। अगला प्रश्न है, चूंकि हम लोगों ने यूनान की चर्चा बार बार कर रहे थे, तो यूनान ग्रीस किस महाद्वीप में स्थित है? यूनान यूरोप के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागर के उत्तरी तट पर स्थित देश है, जिसे अंग्रेजी में ग्रीस कहते हैं और इसकी राजधानी एथेंस है।
अर्थात इसमें उत्तर होगा यूरोप। अब अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? अब देखिए आ गया मानव भूगोल, पहले आया भूगोल का जनक किसे कहते हैं, फिर आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन है, अब आया फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं। सारे चीज के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्योंकि सारे टर्म अलग अलग होते जा रहे हैं। तो मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजल को कहते हैं। फ्रेडरिक रैटजल जर्मनी के रहने वाले थे। जिस तरह से हमबोल्ट थे, रीटर थे, मॉडर्न ज्योग्राफी की स्थापना की, उसके बाद फ्रेडरिक रैटजल ने भूगोल के ज्ञान को आगे बढ़ाया और इन्होंने पर्यावरण और मानव के संबंधों के बीच जो अंतर संबंध है उसकी चर्चा की व्यापक रूप से, इसलिए इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। यहाँ एक नाम आप डार्विन का देख रहे हैं। डार्विन ने जीवों के उद्विकास से संबंधित सिद्धांत दिया था। अब अगला प्रश्न है, एंथ्रोजोग्राफिया के लेखक कौन है? एंथ्रोजोग्राफिया, एंथ्रो यानी मानव, जोग्राफिया यानी भूगोल, मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो मानव भूगोल के जनक अभी हम लोगों ने देखा फ्रेडरिक रैटजल को, तो निसंदेह फ्रेडरिक रैटजल को ही मानव भूगोल का जनक के साथ साथ एंथ्रोजोग्राफिया लिखने का श्रेय है, यानी इसके लेखक है। अब अगला प्रश्न है, जर्मनी, जो बार बार आ रहा है कि आधुनिक भूगोल की स्थापना जर्मनी में हुई, जर्मनी में पढ़ाई शुरू हुई। प्रमुख विद्वान जो प्रारंभिक हुए, चाहे वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रैटजल, सब जर्मनी के रहने वाले थे। तो जर्मनी किस महाद्वीप में है? जर्मनी यूरोप में है, और आप यूरोप के मानचित्र में जर्मनी को देख सकते हैं, उसे ढूंढिए। जर्मनी के साथ साथ यूनान को भी देखिए, यूनान दक्षिण भाग में है, जर्मनी उत्तर और पश्चिम में है, यूरोप में। अब अगला प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? भूगोल में, मानव भूगोल में, इस चैप्टर में हम लोग पहले के वीडियो में देखे हैं कि भूगोल की जो प्रारंभिक शुरुआत हुई भौतिक भूगोल के रूप में, बाद में मानव भूगोल आया, और उसी तरह से भौतिक भूगोल के साथ पर्यावरणवाद आया, और मानव भूगोल के साथ संभववाद शब्द आया, पॉसिबिलिज्म आया। तो इस शब्द का प्रयोग पहली बार लुसियन फेब्रे द्वारा किया गया था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि संभववाद का प्रयोग किन्होंने किया। और लुसियन फेब्रे जो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस भी यूरोप में है, इन्होंने संभववाद शब्द पॉसिबिलिज्म का प्रयोग पहली बार किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे फ्रांसीसी भूगोल का जनक और संभववाद का चैंपियन कहा जाता है? तो फ्रांसीसी भूगोल का जनक, फ्रांसीसी भूगोल का जनक, यहां एक ऑप्शन है सी में, डी लाब्लास, बाइडल डी लाब्लास, इन्हें फ्रांसीसी भूगोल का जनक कहते हैं। और लुसियन फेब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग तो किया था, लेकिन उसे ख्याति दिलाने का काम, सबसे अधिक प्रसिद्ध करने का काम, उस क्षेत्र में काम करने का कार्य डी लाब्लास द्वारा किया गया था। इसलिए इन्हें फ्रांसीसी भूगोल के जनक के साथ साथ संभववाद का चैंपियन भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। ये किनका कथन है कि यह मानव समाज है, मानव एक्टिविटी करता है, क्रियाकलाप करता है, और धरातल यानी पृथ्वी के बीच के संबंध का एक संश्लेषित कॉम्प्लेक्स स्टडी है, संश्लेषित अध्ययन करता है, किन्होंने कहा? तो फ्रेडरिक रैटजल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए दोनों के बीच के संबंध को संश्लेषित अध्ययन कहा है। यहाँ एक नाम देख रहे हैं, कुमारी एलन सेम्पल का, ये यूएसए के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के, और इन्होंने भी मानव भूगोल को परिभाषित किया। ये फ्रेडरिक रैटजल के स्टूडेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, मानव भूगोल को परिभाषित किया, रैटजल के विचार का इन पर प्रभाव था। और एक चीज और पता होना चाहिए कि रैटजल जिन्होंने मानव भूगोल को स्थापित किया, इनके अध्ययन पर, इनके विचार पर सर्वाधिक प्रभाव डार्विन के सिद्धांत का पड़ा था, उद्विकास के सिद्धांत का। 1859 ईस्वी में भूगोल, आधुनिक भूगोल के संस्थापक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर की मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु एक साथ हुई थी 1859 ईस्वी में, और 1859 ईस्वी को ही भूगोल में शास्त्रीय युग की समाप्ति कहा जाता है। क्लासिकल एज खत्म हो गया इन दोनों के साथ ही। और इसी वर्ष डार्विन ने अपना ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, उद्विकास के सिद्धांत को दिया था, और इसी सिद्धांत का व्यापक प्रभाव
फ्रेडरिक रेटजल पर पड़ा था, उनके मानव भूगोल के विकास पर पड़ा था, और रेटजल के विचार से प्रभावित थे कुमारी एलन शेम्पल। और इन्होंने कहा कि मानव क्रियाशील है और पृथ्वी अस्थिर है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंध परिवर्तनशील होते हैं, और इसी का अध्ययन भूगोल में किया जाता है, मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल को इन्होंने परिभाषित किया अस्थिर, धरातल और क्रियाशील मानव के बीच के परिवर्तनशील संबंध के रूप में। अब आगे प्रश्न है कि दिए गए पुस्तक, कुछ पुस्तकों का नाम है और उनके लेखक का नाम है और सही जोड़ा मिलाना है सूची 1 और 2 से। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक प्रश्न 1 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 3 मार्क्स के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, जिसमें 1 मार्क्स के प्रश्न इन पुस्तकों से होते हैं कि किसके लेखक कौन है, लगभग पूछे ही जाते हैं। इसलिए पुस्तकों का नाम और उनके लेखक का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आइए इन पुस्तक और लेखक को देखते हैं। अर्धकुंडे, अर्धकुंडे पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये मिलाना है। तो अभी हम लोग एक नाम देखे थे कार्ल रिटर का, जो जर्मनी के हैं, आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में थे। अर्धकुंडे कार्ल रिटर की रचना है। उस तरह से कॉस्मस, कॉस्मस जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड, तो कॉस्मस की रचना किन्होंने की? तो कॉस्मस की रचना हम्बोल्ट द्वारा की गई थी। अर्थात आधुनिक भूगोल के संस्थापक हम्बोल्ट की रचना कॉस्मस और कार्ल रिटर की रचना अर्धकुंडे। और यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कार्ल रिटर को आर्म चेयर ज्योग्राफर भी कहा जाता है, आराम कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले। हम्बोल्ट ने लंबी लंबी यात्राएं की थी, वायु दाब के बारे में पहली बार बताया था, कई ज्वालामुखी के ऊपर तक चले गए थे। लेकिन कार्ल रिटर को आर्म चेयर ज्योग्राफर के नाम से जाना जाता है। अब एक पुस्तक है ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया के लेखक कौन है? तो भूगोल के संस्थापक के रूप में अभी हम लोगों ने इरेटस्थनीज का नाम देखा था। इन्होंने ही पहली बार, इरेटस्थनीज ने ही पहली बार ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था, और उनकी पुस्तक का नाम है ज्योग्राफिया, जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है। अब अगली पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया, और उनकी पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, डार्विन की पुस्तक का नाम। और इन्हीं के विचारों का, इस पुस्तक का ही प्रभाव रेटजल पर पड़ा था, जो मानववादी भूगोलवेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब है एंथ्रोजोग्राफिया, मानव भूगोल। तो अभी हम लोग देख रहे थे रेटजल, जिन्हें मानव भूगोल का जनक कहते हैं, उनकी रचना है एंथ्रोजोग्राफिया। तो हम लोग अगर इनके कार्यों को, कब कौन सी घटनाएं घटी, उससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो याद भी आसानी से हो जाएगा, और आराम से हम पुस्तक और लेखक के नाम अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो बना देंगे। एक है जियोग्राफिया नेचुरलिस, तो इसके लेखक हैं वेरेनियस। तो इस तरह से कुछ पुस्तक हैं और उनके लेखक हैं, इनको दिमाग में रखना है। अब आइए कुछ प्रश्न है जो दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दें। चूंकि इस चैप्टर से बहुत बड़े प्रश्न कम पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से, और 1 मार्क्स का मल्टीपल या किताब के नाम से पूछे जाएंगे, और 2 नंबर का लिखने वाला रहेगा। तो 3 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से आएगा। तो आइए देखते हैं इसे। मानव भूगोल क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? तो हम लोग कई वीडियो के माध्यम से देखे हैं कि प्रकृति और मानव के बीच जो अंतर संबंध है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है एक दूसरे के साथ, अर्थात प्रकृति और मानव के बीच, जो पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है, वही मानव भूगोल कहलाता है। प्रकृति किस तरह से मानव को प्रभावित कर रहा है, मानव प्रकृति को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसका अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। हम लोगों ने पहले देखा है कि किस प्रकार से प्रकृति, मानव का प्रकृतिकरण होता है, अर्थात प्रारंभिक समय में जब टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, प्रकृति पर मानव अत्यधिक निर्भर रहता था, प्रकृति के अनुसार उसे कार्य करना पड़ता था, तो उसे मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता था। तो ये देखे, और साथ में देखे प्रकृति का मानवीकरण। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होते गया, मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति में हस्तक्षेप करने लगा, निर्माण कार्य करने लगा, यानी प्रकृति को अपने अनुरूप ढालने लगा, जिसे प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। तो भूगोल क्या है? प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंध का अध्ययन, और जिसका रूप है प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण। अब आगे देखते हैं
कि मानव भूगोल के विषय वस्तु एवं प्रमुख शाखाओं का विवरण दें। तो विषय वस्तु क्या है, प्रमुख शाखाएं क्या है, तो मानव को केंद्र में रखकर पर्यावरण के साथ जो उसकी अंतः क्रिया होती है, यही तो मानव भूगोल की विषय वस्तु है। यानी मानव की गतिविधियां, मानव जो क्रिया करता है उसकी क्रियाशीलता और प्रकृति द्वारा किस प्रकार से वह नियंत्रित होता है, प्रकृति उसे कैसे प्रभावित करती है, इन चीजों का अध्ययन ही मानव भूगोल की विषय वस्तु है। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे कांगो बेसिन जो अफ्रीका में है, वहाँ एक पिग्मी जनजाति रहती है। चूंकि वहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, गर्मी पड़ती है, दलदली क्षेत्र है, वर्षा अधिक होने के कारण घने जंगल का विकास हुआ है, तो आज भी वह प्रकृतिवादी है और वृक्षों पर मचान बनाकर रहता है। तो प्रकृति पर निर्भरता उसकी अत्यधिक है। ये मानव भूगोल का विषय वस्तु है। प्रकृति और मानव बहुत सारे क्षेत्रों में, ध्रुवीय प्रदेशों में मानव ने क्या किया, ग्रीन हाउस बना लिया। जहां अत्यधिक ठंडक पड़ रही है वहां गर्मी उत्पन्न किया ग्रीन हाउस बनाकर, और फल सब्जी का उत्पादन करने लगा। तो प्रकृति का मानवीकरण कर दिया। तो यही तो विषय वस्तु है मानव भूगोल का। तो इसी के बारे में वर्णन करना है। अब इसकी प्रमुख शाखाएं जैसे आर्थिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये सब इसकी प्रमुख शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत मानव और उसकी क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है कि नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। डिटर्मिनिज्म। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि प्रारंभ में प्रकृति का मानव पर व्यापक प्रभाव था। तकनीक का विकास कम हुआ था, समाज प्रारंभिक अवस्था में था, जिसके कारण प्रकृति के अनुरूप मानव को कार्य करना पड़ता था। तो जब प्रारंभिक भूगोल का विकास हुआ, आधुनिक भूगोल का विकास हुआ जर्मनी में, तो जर्मनी के पहले जो प्रमुख भूगोलवेता हुए, हम्बोल्ट, रीटर, रैटजल आदि, इन्होंने प्रकृति के श्रेष्ठता को स्थापित करने का कार्य किया, जिसे नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं, डिटर्मिनिज्म कहते हैं। अर्थात प्रकृति इस विचारधारा के अनुसार श्रेष्ठ है। प्रारंभ में भौतिक भूगोल का विकास हुआ और भौतिक भूगोल से निकला पर्यावरणीय निश्चयवाद, नियतिवाद, जिसमें प्रकृति श्रेष्ठ है। प्रकृति के द्वारा मानव नियंत्रित होता है, उसके अनुरूप कार्य को करता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं, संभववाद पोस्टुअलिज्म क्या है। संभववाद क्या है, पोस्टुअलिज्म क्या है। तो बाद में जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होते गया, मनुष्य का प्रकृति में हस्तक्षेप बढ़ता गया और भौतिक भूगोल के साथ साथ मानव भूगोल उभर कर सामने आया। अर्थात एक द्वैतवाद आया, भौतिक भूगोल बना मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी का एक डुअलिज्म आया, द्वैतवाद आया। और मानव भूगोल का जैसे जैसे विस्तार हुआ, प्रकृति में मनुष्य का हस्तक्षेप बढ़ता गया और जिसके कारण एक नई विचारधारा उभर कर आई, जिसे कहते हैं संभववाद। अर्थात मनुष्य कोई भी काम कर सकता है, मनुष्य के लिए हर चीज संभव है। जैसे अगर हम कांगो बेसिन का उदाहरण प्रकृतिवाद के रूप में दिए, तो ध्रुवीय प्रदेशों में सब्जी उगाना, फल फूल उगाना संभववाद का उदाहरण है कि प्रकृति के विरुद्ध जाकर मानव कुछ भी कर सकता है। और इस विचारधारा को स्थापित करने का श्रेय फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का है, जिसमें संभववाद शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया फेवरे द्वारा, लेकिन इसे प्रसिद्धि दिलाई फ्रांस के महान भूगोलवेता वाइडल डिला ब्लास द्वारा, जिन्हें संभववाद का चैंपियन कहते हैं। अर्थात संभववाद क्या है, तो मनुष्य प्रकृति द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, बल्कि कुछ भी करने के लिए वह स्वतंत्र है। अब अगला प्रश्न है, नवनियतिवाद, डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म क्या है। तो जब एक द्वैतवाद आगे बढ़ा, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, अर्थात नियतिवाद बनाम संभववाद, तब एक बीच का रास्ता निकालते हुए ग्रिफिथ टेलर ने नई विचारधारा लाई, जिसका नाम है नवनियतिवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। अर्थात टेलर ने कहा, न तो प्रकृति पूरी तरह से मानव पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है और न ही मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार पूरी तरह से ढाल सकता है। इसलिए इस विचारधारा को कहते हैं रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। यानी यह विचारधारा कहती है
कि मनुष्य पहले प्रकृति को समझे और जहां तक इजाजत दे कि कहां तक हम आगे बढ़ सकते हैं, विकास कार्य कर सकते हैं, वहीं तक मनुष्य को प्रकृति में हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे कि प्रकृति भी सुरक्षित हो, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो और हमारा विकास भी होता चला जाए। अर्थात यह नियतिवाद और संभववाद के बीच का विचारधारा है, जिसमें न तो प्रकृति श्रेष्ठ है और न मानव श्रेष्ठ है, बल्कि एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए इसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है, जिस विचारधारा को देने का श्रेय ग्रिफिथ टेलर को है। तो इस तरह से नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद, इन तीनों में से कोई ना कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, जिसे ध्यान में रखने की जरूरत है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर इस अध्याय की पुनरावृत्ति कर लिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हम लोग समझे कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पूछे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।